सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। 2 दिन से मामलात बड़े गर्म हैं। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और आज उनको रिमांड पर 14 दिन के लिए नैब के हवाले कर दिया गया। नैब के पास इस वक्त शहबाज शरीफ मौजूद है, लेकिन आज ही के दिन एहतसाब अदालत से उनकी अहलिया और उनकी साहबजादी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। मामला शहबाज शरीफ के ख़ानदान के असासों की मालियत का है, जिसमें आने वाले दिनों में इजाफा ही देखा गया है। पिछले 1990 से लेकर 2018 तक के मामलात में क्या वजह है कि इन जब सवालात के जवाबात नहीं दिए गए तो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़ानदान के हवाले से केसेस मजीद सख्त होते जा रहे हैं। इससे पहले हमजा शहबाज जेल में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी ज़मानत हुई, फिर वो गिरफ्तार हो गए हैं दोबारा से। अब उनकी अहलिया और उनकी साहबजादी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, क्योंकि उनके ख़ानदान के नाम पर कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात और इल्ज़ामात जो नैब रेफरेंस में शामिल है। आज उस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून से जब ये सवाल किया जा रहा है कि असासों की तफसीलात का क्या तरीकाकार है, तो वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ बात हो रही है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। APC जैसे ही की गई है और उसके बाद हुकूमत बौखलाई है, तो ये तमाम तर अमल हो रहा है। अदालतों से ज़मानतें मिल रही हैं, अदालतों से ज़मानत खारिज हो रही हैं, और इस वक्त अदालतों के ही ज़रिए तमाम के तमाम मामलात में रिलीफ पाकिस्तान मुस्लिम नून और शरीफ ख़ानदान को मिल रहा है, और अदालतों के ही ज़रिए इन तमाम लोगों के लिए सख्ती हो रही है। तो फिर क्यों नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जा रही है? हम इस बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल से सवाल बुनियादी है कि 21 लाख रुपए जो खुद उन्होंने 1990 में शो किए अपने असासजात, वो कैसे फिर अरबों रुपए में तब्दील हो गए? इस सवाल का जवाब न मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नैब में दिया है और ना ही अब जब बात की जा रही है तो वहाँ दिया जा रहा है। लेकिन एक बात पूरे के पूरे केस को सियासी रुख देकर बात हो रही है। क्या वजह है कि ये मामला सियासत की नज़र कर दिया जाए, और अगर कोई खुदा न खास्ता किया ही गया है, चले हम मान लेते हैं किया ही गया है या नहीं किया गया है, तो उसको साबित करने वाले इदारे FIA, नैब, एंटी करप्शन होते हैं, वो पूछते हैं, अदालत में मामला जाते हैं, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो फिर क्यों है कि इस सवाल का जवाब देने के बजाय मामलात को सियासी रुख दिया जा रहा है? सवाल ये है कि ये किसने कहा है कि ये दूध है और ये पानी है? किसने बताया है? कहाँ से ये बात सामने आई है? जो आप इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वही वैलिड इल्ज़ामात हैं। किसने बताया? इससे पहले भी इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन कोई चीज़ जो इनके ज़िम्मे होता है उसको साबित क्यों नहीं करते हैं? किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक किसी सियासतदान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात साबित कहाँ हुए हैं वो बता दें। और ये जो प्रोसिक्यूटर हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, यहाँ पर जो प्रोसिक्यूट करते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं, नवाज शरीफ को भी तो इस बात की सज़ा दी गई थी। नाहली इस बात पर हुई थी ना कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी में नौकरी की और 10,000 रियाल उनकी तनख्वाह मुकर्रर हुई। लेकिन ये तो नहीं था कि ये असासे थे या वो जो कुछ लिया गया था, जिस जगह पर वो रहते हैं, कभी ये तो लेकर नहीं आए कि जनाब इसकी ये देखें, ये मनी ट्रेल है, यहाँ से पैसा चोरी हुआ, यहाँ ले जाया गया, इस जगह से यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और ये हमारी जो है वो मनी ट्रेल है। ये तो उन्होंने साबित ही नहीं किया, और सज़ा हो गई है। ये अलग बात है कि कोर्ट में जाकर उसका मेरिट डिस्कस होगा। दूसरी बात ये है कि नतीजे तो वो निकालती है ना, खुद इन्वेस्टिगेटर और प्रोसिक्यूटर निकालता है। ये नतीजे कोर्ट में कैसे आते हैं? फिर कोर्ट के जो मामलात सामने हैं वो सबके सामने हैं। फिर जिस तरह के सवालात किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके इनके पास कोई जवाब नहीं थे। नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो 1 से ज़्यादा फैसलों में जो कुछ कहा गया है वो सारा कुछ नैब इल्ज़ाम लगाता है, नैब इन्वेस्टिगेट करता है, नैब प्रोसिक्यूट करता है, नैब ट्रायल में जाता है, नैब जो है वो उसका जो भी फैसला है, लेकिन वो साबित कुछ नहीं करता है। आज तक उसने कुछ भी साबित नहीं लेकिन किया है। साहब, बारे सबूत तो जिन पर इल्ज़ाम है, बारे सबूत तो नैब के कवानीन के मुताबिक उन पर आयद होता है कि वो आकर बताएं असाजात उनके पास कैसे आए हैं। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुतसादिम है ये कानून। ये कानून जो है नैब का,
ये सर आर्टिकल 10A के बिल्कुल बरक्स है सर। लगारी साहब, ये कानून भी बनाया गया उसी दौरे हुकूमत में जब दोनों पार्टीज पर इस तो नतीजे भी भुगत रहे हैं, अब वो नताइज भी भुगत रहे हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं थोड़ी सी नाज़रीन की डिटेल के लिए कि नैब ने रेफरेंस क्या बनाया है उसकी तफसीलात के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नैब रेफरेंस के मुताबिक 1990 में नकद असासे मियां शहबाज शरीफ साहब के जिन्होंने डिक्लेयर किए 2.121 मिलियन रुपए थे, यानी कि 21 लाख रुपए से कुछ जायद। 1998 में यह बढ़कर 14.86 मिलियन तक पहुंच गए, यानी कि 1.48 करोड़ रुपए उनके असासे 1998 8 साल में। फिर 2008 से जब वो वजीर आला बने 2018 तक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के असासों की मालियत 7,328 मिलियन रुपए है। मुझे तो शायद कन्वर्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। रेफरेंस में यह बताया गया, जो नैब का रेफरेंस है, कि शहबाज शरीफ ग्रुप के ऑफ कंपनीज के तहत 13 नई कंपनियां बनाई गई और इनमें 2770 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की गई है, जिसके जराए नामालूम बताए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मामले के हवाले से मुलाकात थी और मखसूस हिस्सों को, मखसूस चीज़ों को जारी किया गया। सिर्फ मकसद ये था कि APC जो इतनी मजबूत अपोजिशन की थी, उन्होंने कहा कि हमारी APC को सबुताज करने के लिए ये तमाम तर मामलात किए गए। आपका क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब APC में मियां नवाज शरीफ साहब जो हेल्थ ग्राउंड पर इजाजत लेकर सिर्फ और सिर्फ इलाज की घर से बैरून मुल्क गए और फिर उन्होंने वहां एक तरह की जिला वतनी अपनी शुरू कर दी, पोलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दी। यहाँ माहौल ये था कि जो उनकी सेहत बहुत ज्यादा डेंजरस उसमें सूरत हाल में है, खुदा ना खास्ता कोई लाइफ थ्रेट है उनको, इसके बरक्स उन्होंने जो एटीट्यूड इख्तियार किया APC में, वहां से बात शुरू हुई। चूंकि हमारे यहाँ जो ये दो मुखी पॉलिसी है, इसने हमेशा सियासतदानों को उस जगह पर पहुंचाया है कि वो अवामुल नास के लिए कभी भी इज्जत का बाइस नहीं बनते जब वो इस तरह का एटीट्यूड इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और मियां नवाज शरीफ साहब एक मूव लेकर चले पानामा केसेस के दौरान कि जी वोट को इज्जत दो। होना तो ये चाहिए था, वोट को भी इज्जत दी जानी चाहिए थी और कोर्ट को भी इज्जत दी जानी चाहिए थी। कोर्ट्स ने उनको 4 हफ्ते का रिलीफ दिया कि जी आप जाए, इलाज करवाएं, आ जाए। उसकी बजाय उन्होंने वहां बैठकर पूरा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और अपने उस बयानियत को डैमेज किया, वोट को इज्जत देने वाले को। तो मैं समझता हूं मुलाकातें अगर हो भी जाए डेमोक्रेटिक लोगों की पाकिस्तान को उन इदारों के साथ जो सालमियत के ज़ामिन है, तो ऐसा मुज़ायका नहीं है। लेकिन आप अपने मफादात के लिए, अपने मर्जी के नताइज के लिए जब सब कुछ करते हैं और गुफ्तगू उसके बहस करते हैं, तो फिर सवाल उठते हैं। मैं आज भी इस बात का कायल हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जब तक एक पेज पर नहीं होते, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत आगे नहीं बढ़ती। आज पाकिस्तान में जो अनारकी अपोजिशन की तरफ से पैदा करने की पिछले 2 साल में कोशिश की गई है, उसने ना सिर्फ ये साबित कर दिया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ हमारी जाती एजेंडास की तकमील के लिए इस्तेमाल होने का नाम है, बल्कि हम किसी भी सूरत, किसी भी उस फैसले को ना तस्लीम करते जो हमारे खिलाफ है। वो अदालती फैसला हो, वो अवामी फैसला हो, वो वोट के जरिए फैसला हो। ये वो दो रुखी चीज है जिसने ना सिर्फ सियासतदानों के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। लोग फॉलो नेल्सन मंडेला को करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल करदोगलों से ज्यादा नहीं होता। मुझे ये मिसाल उस वक्त देनी पड़ती है जब मैं एज ए क्रिटिकल वर्कर, एक आम आदमी की हैसियत से चीजों को वॉच कर रहा होता हूँ कि आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। आप उन इदारों को जब जूम वाली गुफ्तगू के जरिए मिलाइन करने की कोशिश करते हैं, उनका कैरेक्टर दुनिया के सामने और अंदरूनी मुल्क उनके कैरेक्टर को आप बिल्कुल डिस्प्यूटेड कर रहे होते हैं, तो आप एक ऐसे माहौल को बनाने के बाइस बन रहे होते हैं जो किसी भी सूरत ना रियासत के लिए अच्छा है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है और ना पाकिस्तान को आगे बढ़ने देने में ये हमारी मदद कर सकता है। सही। अच्छा कुरैशी साहब हमारे साथ रह गए, बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब। ये अब एलामिया जारी करना पड़ गया है पाकिस्तान मुस्लिम नून की अपनी पार्टी रहनुमाओं के हवाले से। इसका मतलब है कि जो पहले मुलाकातें हैं अभी कभी उनको ऑन किया जा रहा है, कभी ऑन नहीं किया जा रहा है। पहले मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई, जब कल उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई होगी तो हमारा जिक्र भी आया होगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आज जो एलामिया और जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, तो अब ये कहा जाएगा कि पूरी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नून पर मरीम नवाज साहिबा का ही होल्ड हो गया है कि जिस किस्म के अल्फाज इलामिया में है, जिसका तरीक़ाकार और तर्ज है
इसमें मुखातिब होने का अपने तमाम तर रहनुमाओं के हवाले से? मुदस्सिर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उनकी जो खुशियां थी, उसको देख के तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ जेल में चले गए, शमजा शहबाज जेल में चले गए। अब PMLN पर मुकम्मल कंट्रोल उनका है। जब उनसे पूछा गया कि अब PMLN को कौन कंट्रोल करेगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो नैब से हिदायत देते रहेंगे। उन्होंने कहा जी कि वो उनके वालिद मियां नवाज शरीफ बाहर से उसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि मियां नवाज शरीफ ने क्या करना है, मरियम ही इसको कंट्रोल करें। बात है एलामिया की। मुदस्सिर साहब, पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब कई दफा इस तरह की हिदायत पार्टी को कर चुके हैं और उन हिदायत के बावजूद उनकी नाक तले उनके भाई जो थे वो आर्मी चीफ से मिलते रहे हैं। मोहम्मद जुबैर जो थे वो किसकी इजाजत से, किसका एजेंडा लेके आर्मी चीफ से मिलने गए थे? मरियम पहले मान नहीं रही थी, अब वो इतना मान गई कि जी वो 4 घंटे उनसे मिले हैं। उनको ये भी पता कि कितने घंटे मिले हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि ना वहाँ पर मेरा और मेरे वालिद का जिक्र तो हुआ होगा 4 घंटे में। ये मियां मरियम नवाज इनके पैगामात लेके जाते रहे हैं, वहाँ पर इसी 100 एजेंडे पे उनसे डिस्कशन होती रही है और इनकी शीरबाज से होती रही है। ये तो मियां साहब, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये तो सिर्फ आइवाश है। वो वोट को जब इज्जत दो का नारा लग रहा था, मुलाकातें होती रही हैं। उसके बाद अब ये जो अलामिया है, इसके बाद भी मुलाकातें होंगी। ये तो तरस रहे हैं कि इनको कोई इशारा करे और ये जाके उनसे मुलाकातें करें। अच्छा लगारी साहब, आपसे सर सवाल, आप कह रहे हैं कि जिस किस्म का रवैया मियां नवाज शरीफ साहब का या मरियम साहबा का, लेकिन आप ये भी जानते हैं और कहते भी हैं गुफ्तगू में कि उनके ताल्लुकात भी होते हैं वहाँ पर, वो बातचीत भी जारी रखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन आज के एलामिया के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल अब बस बंद कर दिए हैं दरवाजे, कुछ नहीं होगा, मुलाकात नहीं करनी है, ख़त्म हो गया है? वाकई ऐसा होगा लगारी साहब? सज़ाओं के बाद भी जारी रहा था। आपने 2000 में देखा था क्या हुआ था। एक तरफ से लोअर कोर्ट से सज़ा हुई, फिर सुपीरियर कोर्ट से, हाई कोर्ट से सज़ा हुई, सिंध हाई कोर्ट से सज़ा हुई और उसके बाद सज़ा मौजूद थी, न मुअत्तल हुई, न मनसूख हुई, न किसी कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना अपील गई, न कुछ भी नहीं हुआ। अचानक उनको लिया और यहाँ से जेल से उठाकर उनको इस्लामाबाद में ले गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जितना भी सामान था वो मौजूद था, फैमिली मौजूद थी, मुलाजिम मौजूद थे, गवर्नेंस मौजूद थी, सारे के सारे लोग एक जहाज में चले गए थे। तो इस तरह से ये समझ लेना कि नवाज शरीफ का चैप्टर या उनकी मुलाकातों का सिलसिला क्लोज हो गया, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि नवाज शरीफ हमेशा मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ इदारों से मुख्तलिफ अंदाज में इंगेज रहते हैं। वो सऊदी अरब में रहकर भी इंगेज थे। और ये इस्लामिया की फिर कोई हैसियत नहीं है, बस ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो अपने कुछ रहनुमाओं को दिखाने के लिए या आपको या मुझे मीडिया पे दिखाने के लिए। नहीं, इस कागज की यही अहमियत है कि उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है और इसको गाइडलाइन ही समझा जाए, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो है वो तो कोई भी फैसला कर सकती है। साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि पार्टी के कायद की इजाजत से मिला जाएगा। नहीं, ये तो तय है ना कि पार्टी के कायद की इजाजत से मिलना चाहिए या उनके लिए यही गाइडलाइन होगी। अच्छा, जुबैर उमर जो हैं क्या पार्टी की वजह से मिले? भाई वो जनरल याहिया खान के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रिटायर्ड उमर के बेटे हैं और उनका इन इदारों के साथ बहुत देरीना ताल्लुक है, आबाई ताल्लुक है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद जुबैर साहब जो है उनके लिए नए हैं, उनके लिए भी नया नहीं है। लगारी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब ने वजीर इत्तलात पंजाब हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। अब एलामिया जारी किया गया पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से पार्टी गाइडलाइन कि किसी भी तरह से फ़ौज और मुतल्लिका इदारों से मुलाकातें नहीं की जाएंगी और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर मुलाकात की ज़रूरत हुई तो वो पार्टी कायद से इजाज़त होगी और वो भी कोई कौमी सलामती का मामला होगा तो उस पर मुलाकात होगी। आपका क्या मौक़िफ़ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि उससे मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये पार्टी कायद का इन्होंने जनाब रोना रोया हुआ है, पाड़ा पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड है, उसके अंदर सदर शहबाज शरीफ साहब है। किसी कायद, किसी नवाज शरीफ का कोई तस्करा, कोई लेना, कोई देना मौजूद नहीं है। दो चीजें। तीसरी चीज, मसला ये है नून लीग खत्म हो गई, शीन लीग अंदर चली गई,
सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब बाहर हैं और सुल्तान मफरूरुद्दीन की अब जो बेटी है उसकी मीम लीग जो है ना वो इक़्तिदार में है पार्टी के अंदर। पार्टी के इक़्तिदार आ गया मीम लीग के पास। वो किसकी सरपरस्ती में काम करती हैं? वो काम करती हैं परवेज रशीद साहब की और महमूद खान रस्ती में की सरपरस्ती। ये जो दो लोग हैं और इस तरह के जो बाकी लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर एंटी नजरिया पाकिस्तान और एंटी फौज जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल की जो मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं, ये उनके आगे करता धरता और जना क्या कहते हैं कारिंदे हैं। तो अब इसमें ये जो नोटिफिकेशन किया है ये बुनियादी तौर पे खफत मटाने के लिए, लोगों से मिट्टी झाड़ने के लिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। सही। तो हाँ, इनका एक एजेंडा है, ये कहते हैं इंडियन रॉ से मिल लो। इंडियन रॉ के फाइनेंशियल जो फ्रंटमैन है पूरी दुनिया में, जंदाल, उस जाती ताल्लुकात और कारोबार और उसके खानदान के साथ ताल्लुकात बना लो। मोदी के साथ आप जाती ताल्लुकात बना के अपनी शादियों में बुलाओ भी और उसके पास जाओ भी। इंडियन फौज और इंडियन रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कर लो, पाक फौज के साथ नहीं करने चाहिए। जना इनको जना मुलाकातों के हवाले से भी सुन लें, मेरा पिंडी से ताल्लुक है जी, फौज के अंदर है। एक बात सुन लें, पाक फौज और उसके अफसरान और उसके जनरल इनको थूकते भी नहीं है कि कोई आके जना उनसे मुलाकातें करे। और ये खसूसन ये करप्ट और बदयानत पॉलिटिशियन ये मिलते तरले करके टाइम लेते हैं कि च्यों च्यों म्याऊं म्याऊं करके जनाब ये एहसन इकबाल और ये मोहम्मद जुबैर और ये शहबाज शरीफ और ये सारे लोग 24 मुलाकातें 2008 से 2018 तक की थी। नवाज शरीफ साहब की इजाजत से की थी जना शहबाज शरीफ ने और चौधरी निसार अली खान ने। अभी मोहम्मद जुबैर ने अपने मुंह से कल मान लिया जना कल भेजिया सफदर अहवाल साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये जाहिर सी बात है उन्होंने मेरी और नवाज शरीफ साहब की बात करनी थी ना जी बाजवा साहब से। तो ये अजीबोगरीब तमाशा मचाया हुआ है। लेकिन अब ये हो गई है लावारिस, नून लीग चली गई है पीछे, मीम लीग आज मीम लीग जो मर्जी करे अब जरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपको मौक़िफ़ आया। ये है कि मीम लीग हो, शीन लीग हो, नून लीग हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ये धड़े इकट्ठे हैं या अगले आने वाले दिनों में मुख्तलिफ हैं, ये तो फिर सियासत का तर्ज और चलन देखते हुए नजर आएगा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से होने वाले केसेस के। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। कुरैशी साहब, लेकिन एक मामला तो है कि इस वक्त जिस तरह से तेज़ी के साथ शहबाज शरीफ साहब के और उनके ख़ानदान के हवाले से मामलात कसे जा रहे हैं नैब की जानिब से, तो ऐसे लग रहा है कि शायद ऐसे हुकूमत जो है वो अब बुखलाई हुई है। बार बार नून लीग कह रही है कि APC को सबूताज करने के लिए मामलात हो रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी इजलास अब तलब किया गया है। आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए अब मुश्किलात हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो बहुत एग्रेशन में है और एग्रेसिवली अब मूव करने के लिए हैं। तो अगर उनके सियासत का तर्ज है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसा मुफाहमत का नहीं है, मज़ाहमत का है, तो उस मज़ाहमत के लिए आप तैयार हैं फिर? सर मैं आपको चीज अर्ज कर दूं, अमल एक ऐसी चीज है जो इंसान को उसके माजी में ले जाता है। आज जो कुछ आप होते हैं कल आपको काटना होता है। पाकिस्तान में जो कुछ आज होने जा रहा है वो इमरान खान साहब जब भी अपनी तारीख में अपनी कैंपेन में जो 22 साल स्ट्रगल की कि इस मुल्क को जमहूरियत की आड़ में चंद खानदानों ने हॉस्टेज बनानों ने पाकिस्तान के पूरे निजाम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आज वो चीजें कौम के सामने आ रही हैं। हुकूमत को कतई कोई बौखलाहट नहीं है। मैं इसे APC के हवाले से आपको एक अर्ज कर दूं, हमने इस बात को भी देखना है, इन तमाम रहनुमाओं के इल्म में ये बात थी कि हमारे जो केसेस है क्रिमिनल केसेस हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम है, वो क्राइम है जो इस मुल्क के इक़्तिदार में रहने वाले लोगों ने इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के साथ किए। ये कोई इंडिविजुअल जुर्म नहीं है। अगर मैं आपकी जातों को नुकसान मुझे माफ कर दे, कौमों की जिंदगी के साथ खेलना, कौमों के मुस्तकबिल के साथ खेलना, इसका जवाब भी फिर कौम मांगती है। इन तमाम रहनुमाओं को ये इल्म था, हमारे केसेस मनतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं। इन्होंने APC का वो स्पेसिफिक टाइम रखा। अब चूंकि पाकिस्तान में आजाद है, आज इन्हीं इदारों से इन्हीं अदालतों से रिलीफ लेकर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर अपने बातिल शिकल खिताब फरमा रहे हैं। इन्हीं इदारों ने उनको इजाजत दी है।
किसी मुल्क के सिस्टम ने एक ऐसे शख्स को जिस पर बिलियंस के चार्जेस है कि उन्होंने पाकिस्तान से रकबों को, रुकूम को, वसाइल को पानामा शिफ्ट किया। अभी आपके प्रोग्राम के आगाज में लगारी साहब ने फरमाया कि जी नैब ये कुछ कर रही है, लेकिन मैं लगारी साहब से बसत एहतराम अर्ज करूंगा, सर बारे सबूत इनके जिम्मे है। ये नैब के कानून नहीं, इंसाफ ने नहीं बनाए। ये बहुत हो गया मुल्क में खिलवाड़ कि आपके खिलाफ जब कोई फैसला आता है तो आप जमहूरियत का लबादा ओढ़कर उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपने जवाब देना है। कोई शख्स नहीं पूछता शहबाज शरीफ साहब से कि आप तकरीर में फरमा रहे हैं कि जी मेरी लाश को निकालकर कब्र से चौक पर लटका दिया जाए। हमें क्या जरूरत है आपकी लाश को निकाल के कब्र में लटकाने की? खुदा न खास्ता कब्रों के हिसाब अल्लाह ताला खुद लेता है। आप इस बात का जवाब दें कि आपके ड्राइवर, आपके खान साहब, आपके माली, आपके मैनेजर, जिनकी किसी की भी सैलरी जो मैंने वाउचर्स देखे हैं 40,000 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो हो रही है। आज आप जाएं किसी बैंक में, आप जब तक आप अकाउंट में आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, डिपॉजिटर अपने सिग्नेचर नहीं करेगा, बेनिफिशियरी का नाम नहीं होगा, अकाउंट में पैसे जमा नहीं होंगे। इनके अकाउंट में पैसे जमा है, सिग्नेचर ही कोई करने वाला नहीं। उन्होंने स्टेट बैंक से पाकिस्तान के रूल्स को वायलेट किया, इन्होंने एंटी मनी जो हमारे जो रूल्स थे उनको वायलेट किया। ये एक फिक्र अगर कह दे मुझ जैसे एक आम पाकिस्तानी को बड़ा सुकून होगा, वो कहें कि जी ये करोड़ों रुपए कहां से आए, पाकिस्तान से रुकूम जा रही है। शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता मेरे ड्राइवर के अकाउंट में अगर 10-10 करोड़ की टिटियां लग रही हैं या 45-45 करोड़ ट्रांसफर हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। नैब जाती कर रही है, नैब ने सबूत ये भी तो फराहम करे ना, ये बताएं। ये कहते हैं कि हम मिस्टर क्लीन है, हमने पाकिस्तान को। अब ये मामला तो है जो बारे सबूत है शहबाज शरीफ साहब ने वो देना है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जो नैब रेफरेंस के मुताबिक 3 बेनामी कंपनियां जिनमें निसार ट्रेडिंग जो वजीर आला के सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन यानी निसार और अहमद अली के नाम पर बनाई गई, उसमें 2400 मिलियन मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। फिर गैर मुल्की असासों के हवाले से ये समेत डूंगा गली यानी कि पाकिस्तान में और DHA लाहौर में 618 मिलियन असासाजात खरीदे गए, जिसमें 1597 मिलियन गैर मुल्की तरसीलात ज़र और 1010 मिलियन का कर्जा। ये दोनों चीज़ें बताई गई, लेकिन फिर इसके भी सबूत जो दिए गए वो गलत साबित हुए। नज़ीर लगारी साहब, ये केस बड़ा तवील और लंबा और चीज़ें हैं, आपको भी प्रोसिक्यूशन का मामला पता है, हमें भी मामला है कि ये कितना तवील और कितना पेचीदा होगा। अब अगले आने वाले दिनों में देखेंगे कि अदालत से क्या होगा, क्योंकि ज़मानत दोबारा से भी वो हो सकती है शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा अब लीड कर रही हैं बुनियादी तौर पर, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम है या नहीं है लीड में, लेकिन मरियम साहिबा लीड कर रही हैं। तो आपको लगता है इनकी लीडरशिप में अब एग्रेसिवली नून लीग क्या कर सकती है? दो चीज़ें हैं, एक तो जो इल्ज़ामात हैं, देखें इल्ज़ामात तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। जनाब नदीम कुरैशी साहब जो हैं मेरे बारे में कह सकते हैं कि तुम्हारे जो है करोड़ों अरबों के असासे हैं। अगर ये इल्ज़ाम होगा तो फिर या उन्हें साबित करना होगा या मुझे साबित करना होगा कि मेरे पास नहीं है। अगर मुझे अपनी डिफेंस करना है तो इस तरह से उनके पास भी एक डिफेंस का राइट है, वो अपना इस्तेमाल करेंगे जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में कि इल्ज़ामात ये हैं आपके ख़िलाफ़। लेकिन अब तक की जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, एब्डो का, फिर प्रोडा का, फिर एहसाब ब्यूरो का, फिर नैब का, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हुसैन शाही सोहरवर्दी पर सब्ज़ अली को परमिट देने का कोई सबूत नहीं दिया गया, जबकि सदर और आर्मी चीफ दोनों ने वज़ीर आज़म से कहा था और ट्रायल के दौरान कहा गया सोहरवर्दी साहब को, जो मिलिट्री कोर्ट के सरबराह उसकी सरबराही कर रहे थे जनरल अयूब खान के दौर में, अच्छा तो आपको आर्मी चीफ साहब ने हुक्म दिया था। तो उन्होंने कहा शाइस्तगी से बात करें। ये बात थी जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी की कि मैं आर्डर देने वाले अथॉरिटी हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो वज़ीर आज़म को कोई और आर्डर देगा, कोई और मुलाजिम मुझे आर्डर देगा कि मैं जो हूँ किसी को वो दूँ या नहीं दूँ। लेकिन इन दोनों मनसबदारों ने जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब्ज़ अली को दें, लेकिन फिर भी कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ, वो तो ब्री होकर चले गए थे। फिर उसके बाद वो वहाँ जाकर बेरूत में अचानक मुर्दा पाए गए थे एक होटल के अंदर। इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं। तारीख हमारी बहुत ख़राब है। हमने मादर मिलत को कहा है गद्दार, और बाकायदा उसके पोस्टर छापे गए और बाकायदा
उसका ऐलान किया गया। बहुत बुरी तारीख है हमारी, हम उस तारीख को दोहरा भी नहीं सकते हैं। हमने बानियाने पाकिस्तान को करप्ट कहा, गद्दार कहा। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने करारदाद लाहौर पेश की थी, उसको हमने कहा कि तुम गद्दार भी हो और करप्ट भी हो। हमने केस भी चलाया और इसी इल्ज़ाम में वो फौत भी हुए। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ हो चुका है। इन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये कोर्ट में जाकर अपना सबूत दें, जो भी उनके पास प्रोसिक्यूशन के पास है या जो कुछ भी उनके पास इन्वेस्टिगेशन के पास है, वो अपने सबूत लेकर जाएं और जाकर उसको पेश करें और साबित करें। मसला यह है कि पाकिस्तान के एहतसाब की तारीख बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और इस नैब ने पाकिस्तान में अब तक क्या साबित किया है, यह है सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो एहतसाब की तारीख है वो यकीनी तौर पर एक बड़ी भयानक है। लेकिन अब ये साबित करना नैब का भी काम है कि जो इल्ज़ामात हैं और जो चीज़ें हैं वो वाकई साबित होती है। और शहबाज शरीफ साहब का भी काम है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से वो क्लैरिटी के साथ जवाब दे दें दोनों जानिब से। अब देखना यह कि अगले आने वाले दिनों में शरीफ ख़ानदान के लिए जो मामला सख्त हो रहे हैं वो किस जानिब बैठते। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार इस वक्त क्या है, करना क्या चाहिए और अफगानिस्तान में अगले आने वाले दिनों में होगा क्या। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगान मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान अफगान अमन अमल के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान का किरदार इस तमाम तर अमल में क्या होगा और अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान होने वाले मज़ाकरात किस हद दर्जा पर कायम हो सकते हैं, क्या यह मुमकिन है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जयकार और साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपके वक्त का। अब्दुल्ला साहब दौरा पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बात बड़ी उन्होंने अहम की है और ये है कि तशद्दुद अफगानिस्तान में अगर कम ना हुआ तो अफगान अमन अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता है। तालिबान और अफगान हुकूमत अमन मुआहिदा चाह रही हैं इस अमल में भी हैं, फिर ये तशद्दुद के मामलात क्यों नहीं रुक पा रहे? देखिए, तशद्दुद के मामलात अगर आप तालिबान के हमलों की बात करते हैं तो वो नहीं रुकेंगे। न सीज़ फायर होगा। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर तालिबान सीज़ फायर पे एग्री करते हैं और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता तो दोबारा उन लोगों को मोटिवेट करने में, उनको दोबारा लड़वाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई फ़ौज तो है नहीं। ये तो देहात के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, अपनी अपनी बारी पे लड़ते हैं, 4-4, 3-3 महीने महाज पे होते हैं, उसके बाद वापस आकर उनकी जगह और लोग चले जाते हैं। तो इसलिए वो सीज़ फायर पे कभी राज़ी नहीं होंगे कि अगर सीज़ फायर पे राज़ी हो गए तो उनके जो फील्ड क्वार्टर्स हैं वो तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, वो तो चले जाएंगे अपने अपने काम में, अपने अपने देहात को चले जाएंगे, अपने काम में पड़ जाएंगे। दोबारा फिर उनको कहना कि आप सीज़ फायर ने डिलीवर नहीं किया, अब दोबारा हम लड़ेंगे, वो नामुमकिन बात है। तो पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए और दुनिया को भी समझ लेनी चाहिए सही कि तालिबान का लेकिन रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, अफगान जंग बंदी चाहती है, तालिबान एक निज़ाम चाहते हैं जंग बंदी से भी पहले, तो ये दोनों काम क्या हो जाएं और एक निज़ाम पर दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे? ये काम इतना आसान है? नहीं, ये बड़ा मुश्किल होगा, ये आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि वहाँ पे एक इलेक्टेड हुकूमत है, एक पार्लियामेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तालिबान को आके शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होना होता तो ये तो 10 साल पहले होता, 5 साल पहले होता, 15 साल पहले होता। इसलिए उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये होने वाली बात नहीं है, क्योंकि तालिबान ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस पार्लियामेंट को तस्लीम इसलिए नहीं करते कि ये सारे इदारे उस वक्त हमारे वजूद में आए जब मुल्क पे अमेरिका का कब्ज़ा हो चुका था और अफगानिस्तान एक ऑक्यूपाइड मुल्क है इस वक्त। तो इनके जो इदारे हैं जो अमेरिका की वजह से बने हैं, उन इदारों को वो कहते हैं कि हम तस्लीम नहीं करते, चाहे हम इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है। अब अफ़गान हुकूमत को कुछ कुर्बानी देनी होगी। अमेरिका का रोल जो है सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अमेरिका को प्रेशर डालना होगा। अगर अफ़गान हुकूमत ये समझती है कि कुछ उनको वजारतें दे देंगे और वो आकर शामिल हो जाएंगे
तो ये भी होने वाली बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो अमेरिका का प्रेशर दरकार होगा कि वो एक यूनाइटेड अफ़गानिस्तान के लिए, एक पीसफुल अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गान हुकूमत पे दबाव डाले, क्योंकि अगर अमन कायम होना है और अमन की तरफ बढ़ना है और इंसर्जेंसी का ख़ात्मा होना है, अगर दाइश का ख़ात्मा होना है, अगर बाकी जो तंजीमें हैं तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और फ़िज़ाई महाज वगैरह उनका खात्मा होना है। शाह मोहम्मद साहब, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर खुद अमेरिका है, फिर खित्ते के ममालिक हैं चीन, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, भारत, ये तमाम ममालिक किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो अफगान तालिबान इन ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से वो क्या इन्हें कबूल करेंगे? देखिए, तालिबान जो हैं वो कहते हैं कि उनका जो डिमांड है कि हमें वो 2001 का जो पोजीशन थी उसमें हमको वापस लिया जाए, वो तो नामुमकिन है जी। वो तो अब उसके तो 20 साल हो गए हैं, वो तो उस पोजीशन में उनको लाना जो है वो तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एक हल ये निकल सकता है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में दस्तूर में है, अफ़गानिस्तान की ट्रेडिशन है कि एक लोए जरगा, एक ग्रैंड असम्बली को बुला के उनसे एक इंटरिम गवर्नमेंट की मंजूरी ली जा सकती है जो कि 2 साल की होगी। जैसे उन्होंने लोए जरगा बुलाया और 2013 में, और उन जो लोए जरगा ने ये अप्रूवल दे दी कि वहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन क्रिएट की जाए जिस पे अब्दुल्ला रहे 5 साल। सही। तो ये हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन अफगानिस्तान की दस्तूर में नहीं है, लेकिन लोए जरगा ने ये पोजीशन क्रिएट की। अब भी यही हल मुमकिन है, कोई और हल है ही नहीं कि लोए जरगा को बुलाया जाए और वो एक 2 साल के लिए एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, एक इंटरिम गवर्नमेंट की मंजूरी दे दे, और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो ब्रॉड बेस हो, उसमें तालिबान डोमिनेंट पोजीशन में हो, लेकिन बाकी सारे जो फैक्शंस हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जाए ताकि अफगानिस्तान में अमन कायम हो सके, एक दीरपा, एक इंडेवरिंग पीस कायम हो सके। तो ये काम लोए जरगा का होगा, और उसके लिए न पाकिस्तान की प्रेशर की ज़रूरत है, न चाइना की, न किसी और की। प्रेशर सिर्फ अमेरिका डाल सकता है। सही। क्योंकि अफगान हुकूमत को चलाने की जिम्मेवारी भी उनकी है। तो ये तमाम तर अमल में अफगानिस्तान पर जो अफगान हुकूमत है उस पर डाल सकता है, तभी जाकर ये मामला हल हो सकते हैं। और लोए जिरगा वो एक चीज़ हो सकती है जिससे अगले आने वाले दौर में एक नया अफगानिस्तान मार्ज़ वजूद में आ सकता है। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।